स्वागत है आप सभी का 10 का धंधा ट्रेड में। और ये कार्यक्रम आप देखेंगे अगले कुछ मिनटों तक। सचिदानंद उत्तिकर हमारे साथ होंगे मेहमान के स्वरूप में आज ट्रेड बुल्स से, और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से। ये दो मेहमान होंगे टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इसी कार्यक्रम में आज इसी श्रृंखला में श्री दिलीप भट्ट ज्वाइंट एमडी प्रभुदास लीलाधर के हमारे साथ होंगे बातचीत करने के लिए। और आइए पहले एक बार इंडेक्सेस को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस एट डे हाई। निफ्टी करीब करीब 18,138 और बैंक निफ्टी करीब 41,623। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखिए मेहमान लेके आएंगे, कुछ अगर आप देखें हम फाइंडिंग करेंगे ओआई के लिहाज से। लेकिन पहले दोनों मेहमानों से बात करते हैं। सचिन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आज 18,000 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर हम ट्रेड करते हुए इंडेक्सेस को पर बताइए आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपके दो कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। क्लियरली जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम है, मुझे लग रहा है वो मोमेंटम काफी बढ़िया है। ओवरऑल जिस तरीके से सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हो रहे हैं वो भी काफी अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से निफ्टी में एक गैप्स की श्रृंखला शुरू है, कल के सत्र में हमने एक ब्रेकअवे गैप देखा था, उसके बाद आज जो गैप अप ओपनिंग हुई है 18,000 के ऊपर और सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा रनअवे गैप बन चुका है, जिसका इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि आउटकम यही होगा कि ये पर्टिकुलर रैली कंटिन्यूड रहनी चाहिए 18,300 18,400 तक। इफ यू लुक एट द एडीएक्स, डेली एडीएक्स ने फ्रेश यहाँ पर एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया है 25 लेवल के ऊपर, जो एक अच्छे संकेत है एक सस्टेन मोमेंटम के। तो क्लियरली यहाँ पर जो बायस है वो काफी स्ट्रांग है ऑन द बुलिश साइड, गिवन द फैक्ट कि 18,000 का जो एक सपोर्ट है वो अभी एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा आगे के मोमेंटम के लिए। एंड जिस तरीके से बाउंड है, मुझे लग रहा है 18,200 के ऊपर और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर नजर आ सकती है निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी का भी डेटा देखें तो क्लियरली काफी सिमिलर स्टैटिस्टिक्स है, बट मुझे लग रहा है आज का मेन कंट्रीब्यूटर फॉर द सेकंड हाफ शुड बी बैंक निफ्टी। अगर 41,700 इमीडिएटली निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आनी चाहिए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल होगा। 41,840 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे लंबा होगा 41,340 तक का, एंड मुझे लग रहा है पोजिशनली 42,100 की यहाँ पर तैयारी हो रही। तो डेफिनेटली दोनों इंडाइसेस काफी अच्छी तरह शेप्ड अप है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा सेटअप है। जिस तरीके से यहाँ पर आज सुबह ओपन लो रजिस्टर हुआ है डेसिमल्स में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूड मोमेंटम रहना चाहिए थ्रू आउट द डे। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर भी नजर आनी चाहिए, जिसके वजह से 1950-55 तक के स्विंग्स कंफर्टेबली नजर आ सकते हैं एक से दो दिनों में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1918 पे, खरीदारी करनी है कोटक बैंक के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है अदानी पोर्ट्स। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, एक अच्छा बेसिंग आउट फॉर्मेशन नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे। अगर हम 60 मिनट चार्ट्स पे देखें तो वहां पर एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट लेवल या फिर नेकलाइन लेवल 840 के आसपास प्लेस्ड है। एंड इसका अगर डेली आरएसआई देखें तो उसने ऑलरेडी एक 50 के ऊपर ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में इवॉल्व होनी चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 865 के लक्ष्य के लिए अदानी पोर्ट्स में भी फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 821 पर। ओके, ये आपके अगर आप देखिए दो ट्रेड्स हैं। निफ्टी डे हाई पर 18,136 पे, और मैं इससे पहले कि अगर आप देखें श्रीकांत जी के पास जाऊं, दो तीन स्टॉक्स को आइए देखते हैं। स्टॉक्स एट 52 वीक हाई मैं देख रहा हूं जो यहाँ पे, इसमें पावर स्पेस डिलीवर करता हुआ। लुक एट एनटीपीसी 3.5% ऊपर एट फ्रेश हाई, आई मीन इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। बीएचईएल आई मीन ये भी 1 नवंबर 2021 के हाईस को बाइसेक्ट करता हुआ 7480। इस बीएचईएल पे आपका टेक क्या है? और 7480 ये मेरे को याद आता है ये पूरी ट्रेजेक्टरी करीब करीब आप समझ लीजिए अक्टूबर 2021 की जो आती है वो 80 की आती है। क्या 75 के ऊपर सचिन आपको 80 की ट्रेजेक्टरी खुलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम बीएचईएल में एक बार भी लॉस नहीं हुआ। अबव 75 एनी थॉट्स ऑन बीएचईएल?
वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है 75 76 के आसपास एक हर्डल जरूर बन सकता है, बिकॉज मल्टीपल यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन रहा था। अगर वो पर्टिकुलर हर्डल इमीडिएटली निकल जाता है तो 79 80 के आसपास वापस एक अच्छा हर्डल है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की मैं यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है तो उसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड या रिटेन करने की सलाह होगी। फिलहाल जिस तरीके से इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रखी है 30 मिनट्स 50 मिनट्स चार्ट पे, तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 7350 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपको आपके फ्रेश स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए। एंड मुझे लग रहा है ये अगर मोमेंटम सस्टेन हो जाता है तो 79 80 के आसपास वापस एक हर्डल है, तो वहां तक की तो हेडरूम अवेलेबल है जिसे कैपिटलाइज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस द्वारा। 7980 की पॉसिबिलिटी आपको बीएचएल में लग रही है। बीएचएल डे हाई, एनटीपीसी और बीएचएल दोनों स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों पे। इनफैक्ट एनटीपीसी तो एक दशक के हाई पर है। निफ्टी एट 18143, बैंक निफ्टी 41659, करियर हाई की ट्रेजेक्ट्री की अगर आप देखें मात्र 180 अंक दूर है। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। बैंक निफ्टी क्लोज एट इट्स ऑल टाइम हाई, कैसे लग रहा है बाजार आपको? इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक मुझे लगता है कि देखिए बैंक निफ्टी में एक काफी लाइक एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट के नियर बाय हम आ चुके हैं और 41,800 ये ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी के लिए। वो लेवल्स क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस वो आ रहा है 42,800 के करीब का। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी इवेंचुअली 42,800 42,800 के लिए जा रहा है और इस लेवल पे अगर कुछ आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो फायदेमंद हो सकता है। थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा शायद इस लेवल पे एक हमें साइडवेज एक्टिविटी देखने मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि 42,800 ये एक सेट टारगेट लग रहा है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे लग रहा है कि वो 18,300 से लेकर 18,350 के लेवल्स निफ्टी भी दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। अगर कोई करेक्शन अगर इंट्राडे में आता है, जैसे अभी सचिन ने बताया, मुझे भी वही लग रहा है कि अगर शायद 18,050 18,000 के रेंज में अगर निफ्टी अगर गलती से आ जाता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट अदरवाइज अगर इस पर्टिकुलर मार्केट को ट्रेड करना है जहाँ पे एफआईएस की बाइंग इमर्ज हो चुकी है तो हमें लगता है आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेके चले। वैसे भी इंडिया विक्स काफी नीचे है, यानी कि कुछ बड़े प्रीमियम्स नहीं है मार्केट्स में, तो आउट ऑफ मनी के कॉल ऑप्शंस लेके इस पर्टिकुलर तेजी को हम राइड कर सकते हैं। ये अगर आप देखें आपका इंडस्ट्रीज पे आउटलुक था। श्रीकांत, आपके दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस वक्त? बिल्कुल। तो वैसे वीरेंद्र देखा जाए तो कई सारे स्टॉक्स में अच्छे खासे टेक्निकल ब्रेकआउट बनते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस पे हमें एक फोकस बढ़ाना चाहिए क्योंकि वहां पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बन रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट उसमें अगर देखें तो जो लीडर है वही परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर स्पेस में और भी दम बन सकता है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे एक मिड कैप स्टॉक और एक लार्ज कैप कंपनी लेके काम कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करें 535 537 के करीब इसे लॉन्ग करके चले। हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 580 के वापस प्रीवियस हाई को रजिस्टर करेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 555 560 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करें, 527 रुपए का स्टॉप लॉस रखें 527 का। साथ ही साथ मुझे लगता है प्रिज्म जॉनसन ये एक स्टॉक है 125 127 के करीब ट्रेड कर रहा है और वीरेंद्र अगर आप देखेंगे तो ये 115 120 के करीब एक अपनी लोअर बाउंड्री बना के हमेशा रिबाउंड करता है और 140 135 के करीब अटकता है। तो हमें लगता है इस बार ये 140 के लेवल को क्रॉस करेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल लॉन्ग करें 135 140 के टारगेट्स के लिए और 123 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, प्रिज्म जॉनसन आपकी स्क्रीन पर आप देखें 126 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ और इस वक्त बैंक निफ्टी अगर आप देखें करीब करीब 41,634 पे। निफ्टी आईटी अपनी बढ़त को जो है ना वो अभी भी कायम रखे हुए है। मैं जो ओआई एडिशंस थे आज शुरुआत में आप देखें निफ्टी आईटी में, वो टीसीएस में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इन्फोसिस में बहुत स्ट्रॉन्ग थे और फिर अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस इसमें दिवीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, इनमें काफ़ी अच्छे खासे ओआई एडिशंस हुए हैं और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त एक स्टॉक और जो कि मूव जनरेट करता हुआ इट्स बीईएल डिफेंस स्पेस में बीईएल लेके आइए।
आपकी स्क्रीन पे 109.80 अर्निंग्स के बाद से अगर आप देखें ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने मोमेंटम को पिकअप कर रहा था और ये अब अपने समझ लीजिएगा कि अक्टूबर 20 के बाद के जो हाईएस्ट क्लस्टर है उसको वॉलिड करके डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ। बहुत संक्षेप में आपका व्यू इस पर सचिन एट 109.75। वीरेंद्र जी, इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे अभी जस्ट रेडार पे ही आया था। मैं आपको नोटिफाई कर रहा था कि 110 का जो एक अहम लेवल है जहां पर कॉल राइटर्स पिछले हफ्ते से काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो पर्टिकुलर लेवल इसने काट दिया है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग होगा। 114 तक की यहाँ पर ट्रेजेक्टरी ओपन हो चुकी है एंड इनफैक्ट यहाँ पर अगर इसका कॉल ऑप्शन भी है तो लगभग अराउंड ₹2.5 के आसपास है, ये भी खरीदा जा सकता है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक फ्रेश ब्रेकआउट है एंड एक कंसोलिडेशन के बाद का एक ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है 114 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से काफी क्लियर मिल रहा है 109.30 का। ये क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है बीईएल के फ्यूचर्स में। एक दो चीज़ और मार्क कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे दिलीप भट्ट जी के साथ बात करने के लिए। एक स्टॉक और जो कि डे हाई ट्रेजेक्टरी पे आ गया है, बस श्रीकांत जी एक बार देखिएगा आप एसआरएफ को। एसआरएफ अपनी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अबव ऑल मूविंग एवरेजेस 26 सितंबर 2022 के बाद की अब तक की सारी हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ जिस दिन चलता है ये अच्छा स्विंग देता है और वो जो मूव होता है वो 9.15 से 3.30 तक कायम रहता है। योर टेक ऑन एसआरएफ। बहुत लंबा कंसोलिडेशन 27 सितंबर से कंसोलिडेशन जारी है एंड फाइनली ऑन द हायर एज डे हाई पर। इसने कई बार इसी लेवल पे आके एक रिवर्स टर्न लिया है, लेकिन इस बार का जो उसका मोमेंटम है मुझे लगता है कि इस बार ये 2700 से लेकर 2800 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। और इस बार के मूव में अगर आप देखेंगे तो कल के दिन की जो एक्टिविटी थी उसमें प्राइस वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे। ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉक 2700 2750 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। करंट लेवल से लॉन्ग करें और आज के जो लोज है 2545 के करीब की, तो 2545 ही हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ से 100 से 150 रुपए की जगह बन सकती है। जी आपकी बात टिप्पणी करते करते अगर आप देखें सर डे हाई पर है, मोमेंटम वाले स्टॉक से मोमेंटम है, नो डाउट अबाउट दैट। डे हाई पर और निफ्टी एट डे हाई 18155, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए, लुक एट बीईएल एट डे हाई एंड बैंक निफ्टी 41616। चलिए अब चलते हैं आज के खास मेहमान बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री दिलीप भट्ट, जॉइंट एमडी प्रदास लेधर के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और ये नवंबर की सीरीज अक्टूबर के एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद सर बहुत अब तक स्ट्रॉन्ग रही है। आई मीन मात्र 3 सेशन में अगर आप देखें हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन की हाइलाइट्स रही इस सीरीज की अब तक इन 3 सेशन में स्ट्रॉन्ग F2 पार्टिसिपेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कैश कमिटमेंट्स उनके इंडेक्स में अगर आप देखें उनकी पोजीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सर ये ग्लोबली अगर आप देखें या फिर डोमेस्टिक मार्केट में जो जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स के जो मीट्स शेड्यूल्ड हैं उनके आउटकम से पहले इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और बाजार की इस तेजी पे आपका टेक क्या है? क्या बाजार इस इवेंट को भांप चुका है कुछ हद तक? आपका व्यू। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि शायद काफी सारा जो सेंट्रल बैंक के जो एक्शंस है और जो एक्सपेक्टेड एक्शंस है वो काफी हद तक मार्केट में प्राइसिंग कर चुके हैं, लेकिन विदाउट एनी डाउट अभी भी किसी को कोई डाउट नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन नीचे भी आता है पहले तो इंटरनेशनली और फिर इंडिया में, तो इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, इट विल नॉट बी अ वेरी क्विक प्रोसेस। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट जो हाई रहने वाला है और उसके साथ ही साथ जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रहा है, तो ये दोनों को हम साथ में देखें तो इक्विटी में पैसा जरूर कम हो जाएगा ऑन अ मैक्रो बेसिस। और अगर हम वैसे भी देखें कि इक्विटी से भी बॉन्ड में पैसा जा रहा है, ये एक बात हो रहा है। और इंडिया में जो हमने देखा अभी के पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में कि एफआईआईज हैव कम बैक, और खास करके कल अगर हम देखें तो काफी अच्छा बड़ा बाइंग था। लेकिन इसको ये माना जाए कि शायद एफआईआईज हैव नाउ बिकम अ सेक्युलर बायर, मे नॉट बी। मुझे लगता है अभी भी जरा वेट करेंगे, बिकॉज करेंसी इज समथिंग व्हिच इज स्टिल वेरी वेरी डाइसी एंड स्टिल आई थिंक द लास्ट बॉल हैज नॉट बीन सीन।
हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वी हैव यूज्ड ऑलमोस्ट $110 बिलियन टू डिफेंड अवर रुपी अगेंस्ट द डॉलर। तो ये काफी बड़ा है और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 82 का एक स्टेज बना के रखा हुआ है रुपी ने। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद एफआई आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे। मुझे ये नहीं लगता है कि शायद वो जोर से बाय करेंगे। रिस्क लिमिटेड लग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद साइडवेज या यहाँ से कंसोलिडेशन होगा। एंड वन शुड नॉट बी टू मच इन अ हरी टू रश इनटू द मार्केट एंड बाय। अगर हम खास करके देखें कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी पेन बहुत है और लिमिटेड स्टॉक्स इन द निफ्टी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। ओके, तो मेरे पहले प्रश्न के एवज में जो मेरे को उत्तर मिला कि अभी भी अगर आप देखें, इसको कहना बहुत मुश्किल है कि एफआईज की ये 2 दिन की बाइंग एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो गई है। नो, नॉट एग्जैक्टली। अच्छा दिलीप सर, इससे पहले कि मैं आपसे सेक्टोरियल आधार पे और स्टॉक स्पेसिफिक प्रश्न पूछूं, आपने एक और चीज़ देखी पिछले 1 महीने में, और वो था इस अर्निंग सीजन को पास ऑन होते हुए आपने आईटी को देखा, बैंक्स को देखा, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑप्टिक्स को देखा, केमिकल बास्केट को देखा। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है सर कि इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद अगर आप मार्केट को थोड़ा सा बाइसेक्ट करें अपने अनुमान के मुताबिक, सबसे स्ट्रॉन्ग क्या रहा और जिसकी स्ट्रेंथ को आप अभी भी चेज करना चाहेंगे इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद? एक तो मैं जरूर फाइनेंशियल सेक्टर में मैं ध्यान दूंगा। मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जहां पर क्रेडिट ग्रोथ काफी ठीक था, NII growth was also very good, NIMs were also reasonably good। तो बैंक और जिस तरह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर विल कंटिन्यू टू बेनिफिट इन द रिटेल सेगमेंट। और अगर ओवरऑल इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहता है तो ओवरऑल ब्रॉड इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ आल्सो इज लाइकली टू बी गुड। तो ये सेक्टर पे जरूर ध्यान देना चाहिए और भी यहाँ से भी, और लग रहा है कि शायद यहाँ से भी वन कैन गेट अ रीजनबली वेरी गुड रिटर्न। और मुझे लगता है आईटी और फार्मा ये 2 स्पेस है जहां पर बहुत सारा फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर्स हैव बीन प्राइस्ड इन, लेकिन रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो इनको बहुत अच्छा रेजिलियंस देगा, बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। तो ये 2 सेक्टर्स में भी जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है बोथ द सेक्टर्स आईटी एंड फार्मा आल्सो लुक वेरी राइट फॉर अ वेरी ग्रेजुअल मूव अपवर्ड्स। ओके, आईटी फार्मा जो रुपी की वीकनेस है, या फिर रुपी में अगर आप देखें जो ये वीकनेस आई, सिंस दे आर एक्सपोर्टर्स तो एक एडवांटेज मिलेगा, तो वो अगर आप देखें आपको चीजेबल लग रहा है। और बैंक्स में आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस है, लेकिन बैंक्स को भी सर मैं अगर बाइसेक्ट करूँ, देखिए सीएनबीसी आवाज़ के दर्शक और स्पेशली रिटेल निवेशक एक दशक से, इनफैक्ट 2008 से लेकर सर 20 तक जो हमारा एनपीए साइकिल रहा, उसका दर्द उन्होंने झेला। और अक्सर होता क्या है कि हम पेन में स्टॉक्स के साथ रहते हैं और गेन मिलते ही साथ एग्जिट कर जाते हैं। इस बार जिस प्रकार के नंबर्स रहे पीएसयू बैंक्स के, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ कैनरा बैंक, आपको क्या लगता है कि बतौर इन्वेस्टर, मान लीजिए आप एक लॉस ट्रेजेक्ट्री से प्रॉफिट ट्रेजेक्ट्री में है, तो क्या अब एग्जिट करना चाहिए या फिर अब कमिटेड रहें? अभी तो इनका सुनहरा दौर शुरू हुआ है। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी शायद वी हैव टू सी दैट एक पीक ऑफ एनपीए साइकिल से हटके अभी यहां से ग्रोथ शुरू हुआ है, यहां से उनका क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। और ये भी हम मान के चलते हैं कि उन्होंने पास्ट लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से सीखा है एंड दे विल मैनेज देयर अफेयर्स मच मोर बेटर, बिकॉज इसमें कोई दो राह नहीं है कि पीएसयू बैंक्स में जितने टैलेंट्स है वो सब उसको कोई मैच नहीं कर सकता, उनके एक्सपीरियंस को कोई मैच नहीं कर सकता। ये एक ही बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें बैंक्स का, पीएसयू बैंक्स का, तो अभी भी और 1-2 साल या 2-3 साल और लगेगा जहां पर इनको, अगर इनका बड़ा री रेटिंग होना है तो लोग उसको स्टिल ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वन शुड होल्ड ऑन टू द पीएसयू बैंक्स, एटलीस्ट द फ्रंट लाइन, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी। आई थिंक सम ऑफ दीज विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। और नॉर्दर्न ट्रैजेक्टरी में इनके स्टॉक प्राइस रहेंगे ब्रॉडर चैनल बीइंग अपवर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये अभी भी होल्ड ऑन करना चाहिए। होल्ड ऑन करना चाहिए, याद रखिएगा। अभी भी अगर आप देखिए कमिटेड रहिए, अभी तो अगर आप देखें राइट टाइम है इनके साथ स्टे करने के लिए। अच्छा सर, CY20 से, आई मीन ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड, नॉर
नाउ इन एंटायर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अभी आपने आईटी की बात करी, फार्मा की बात करी, बैंक की हम बात कर चुके हैं। एक स्पेस जो कि पोस्ट कोविड सडनली अगर आप देखें सिंक होने लग गया था CY 20 में 21 में मिड तक पैसा बनाने के बाद, वो था डायग्नोस्टिक स्पेस। और पिछले 20 दिन से हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक स्पेस में बाइंग फिर है। आई मीन डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस। सर ये बीच पे जो आज से लगभग 2-3 महीने पहले एक दौर चला था लो प्राइसिंग का, क्या वो मॉडल सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और ऐसे में अब जो प्राइस डैमेज हुआ है बीते 7-8 महीने में इन दोनों स्टॉक्स में, क्या इसको चेस करना चाहिए? क्या जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ मेट्रोपोलिस हाई लगाया 3600 का, इस दौर का लो था 1350, क्या ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहे हैं सर आपको? देखिए, पहले तो इस सेक्टर के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो कोविड में इनका जो पीक परफॉर्मेंस था और जो पीक इंटरेस्ट था लोग इन्वेस्टर्स को, वो तो जाहिर है कि इसके बाद वो बहुत कम हो गया है। ये बात जरूर कहना चाहिए कि none of the stocks look reasonably cheap, they continue to look very expensive। तो मुझे लगता है कि इस लेवल से अगर मैं देखूं इस सेक्टर में, I will not be in a hurry to buy some of these companies। I will wait because competitive intensity और बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कैसे सब इसको नेविगेट करते हैं वो जरा उसको देखना चाहिए। I will not be in a hurry to buy। I will still prefer to wait and watch because I think there are other sectors which appear reasonable on the valuation level। और ये सेक्टर में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं अभी भी वैल्यूएशन को लेकर। ओके, वैल्यूएशन से अगर आप देखें इतने कंफर्टेबल आप इस स्पेस में नहीं है, तो अभी फॉर द टाइमिंग इसको अगर आप देखें हल्का सा दरकिनार करके बात करते हैं। अच्छा दिलीप सर, ऑटो कोविड के काल में अगर आप देखें जितना पेन दिखी गया उतना ही अच्छा गेन दिखी गया, लेकिन बाजार बहुत सिलेक्टिव रहा। देखिए अब जिसके लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग रहे, जिनकी अगर आप देखें प्री लॉन्चेस बुकिंग काफ़ी स्ट्रांग रही, बाजार ने उनको तो काफ़ी रिस्पेक्ट दिया। टू व्हीलर स्पेस में आप TVS को देखिए, M&M को देखिए, मारुति पिछले 3 महीने में हरकत में आया है। ये मारुति के इस बार के नंबर्स, इनके बहुत समय बाद लॉन्चेस पे बहुत स्ट्रांग रिस्पांस, स्पेशली ग्रैंड विटारा। इस बार मारुति आपको कुछ बदला लग रहा है सर? क्या इस बार ऑटो में क्या चीज़ करना चाहेंगे आप? अगर मैं तीनों को बाइसेक्ट करके पूछूं, आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर जहां पे लीडरशिप TVS के हाथ में है, आप क्या चीज़ करेंगे? अभी भी 4 व्हीलर्स पैसेंजर कार सेगमेंट में ध्यान देना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि मारुति स्टिल लुक्स प्रीटी अट्रैक्टिव। और जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि विद न्यू लॉन्चेस आई थिंक एंड स्पेशली विद अ फोकस ऑन SUVs। और जैसे कि ये भी समझ में आ रहा है आफ्टर रीडिंग द आउटलुक ऑफ द मैनेजमेंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर दैट स्मॉल कार से लोग अभी जरा हटके जरा मीडियम साइज्ड कार और बड़े कार में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन काफी अच्छा रहेगा। होपफुली द प्रॉब्लम ऑफ चिप्स एंड द लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, वो इतना बॉदर नहीं करेगा। तो विद इन दिस स्पेस आई थिंक मारुति स्टिल लुक्स गुड। और मैं ये भी कहूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा आल्सो लुक्स प्रीटी गुड बिकॉज वो भी उसका भी काफी SUV में काफी हद तक उसने अपना प्रेजेंस फील करवाया है। और शायद ये जो मजबूती हम देख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ से भी एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो मारुति एंड M&M स्टिल लुक्स प्रीटी गुड। टू व्हीलर को मैं ये कहूंगा कि ब्रॉडली इट इज स्टिल वेरी कॉम्पिटिटिव और इस सेगमेंट अभी पिकअप होना जरा एज अ ब्रॉडर थीम नहीं लग रहा है। और ये सेक्टर भी शायद मुझे लगता है टू व्हीलर इज मोर डोमिनेटेड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द थ्री व्हीलर्स और जहां पर सबको बहुत इंपैक्ट हो रहा है। तो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू मारुति एंड M&M फ्रॉम द ऑटो स्पेस। ओके, मारुति M&M आपके प्रेफर्ड पिक रहेंगे ऑटो स्पेस से। अच्छा सर, L&T की अर्निंग्स आपको कैसी लगी? देखिए L&T की अर्निंग्स पे आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। इट्स अ टिपिकल आई थिंक इवेंट के मैच्योर होने के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है सर। लेकिन अगर आप CY 22 को देखें, आई मीन अगेंस्ट ऑल नेगेटिव फोर्सेस, हमने ABB को, सिमेंस को, कमिंस को अभी भी अपने करियर के हाई पे ट्रेड करते देखा है। और ऐसा
थोड़ा बहुत स्विंग भी नहीं था, बहुत वाइल्ड स्विंग था। अब एल&टी के नंबर्स में जिस प्रकार का उनका 0.5 ट्रिलियन का अगर आप देखें ऑर्डर इनटेक था, अभी भी अगर आप देखें अपनी वो जो ग्रोथ गाइडेंस दी है उन्होंने, उसमें वो हाई ट्रेजेक्ट्री में बिलीव करते हैं कि हम अचीव कर लेंगे। एल&टी के नंबर कैसे लगे सर, और एल&टी के नंबर्स को देखते हुए आपको लगता है कि ये स्पेस अभी भी चेस करने लायक है? एक तो ऑन अ मैक्रो बेसिस एल&टी जरूर अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही एक स्टॉक है जो आपको एक रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है एज कंपेयर टू एबीबी, सीमेंस, आप किसी के साथ भी कंपेयर कर लो। और अगर हम विजिबिलिटी देखें तो जितना एल&टी में विजिबिलिटी है वो शायद दूसरे कौन से भी स्टॉक में इतनी विजिबिलिटी नहीं है, और एक बिग कैप स्टॉक होके तो एल&टी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि उनका एग्जीक्यूशन अब तक बहुत जिस तरह से ऑर्डर इनफ्लोस थे, उनका एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स जरा धीरे चल रहा था, इट वाज लैगिंग बिहाइंड, और शायद यहां से लग रहा है कि थोड़ा बहुत पिकअप हुआ है जो इस क्वार्टर के रिजल्ट से लग रहा है। और नॉन कोर एसेट्स को जो डाइवेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इवेंट है फॉर लार्सन एंड टुब्रो, बिकॉज वो अपना फ्री कैश रिलीज करेंगे और जिसकी वजह से उनका आरओई और आरओसी दोनों बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। लेकिन मेन बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग, उसमें अभी भी रियल परफॉर्मेंस आना अभी बाकी है। ये उम्मीद जरूर है कि आ जाएगा, मे बी आफ्टर 6 months और आफ्टर अनदर 8 to 12 months। तो एल&टी जरूर एक पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन जरूर आप होल्ड ऑन करना चाहिए, बिकॉज on a longer term basis this stock can give a reasonably very good return। चलिए दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सेंट्रल बैंक्स के एक्शन को लेकर, उसके आउटकम को लेकर, अर्निंग्स को लेकर हर पहलू पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। श्रीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडिसेस अभी भी दिया हाई की ट्रेजेक्ट्री में, निफ्टी करीब 141 अंकों पर इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री, और बैंक निफ्टी करीब 41,590, करीब 70-80 पॉइंट रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, इसके अपने अब तक के शिखर के बेहद नज़दीक है। नीरज जी का स्वागत करते हैं, ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके हाजिर है हमारे साथ। नीरज जी, आपको बैंक निफ्टी इसके बेहद ही महत्वपूर्ण और ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास सौंप के जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ट्रेडर हॉटलाइन के खत्म होते होते आप इसे नए शिखर पर पहुंचा देंगे। ओवर टू यू नीरज जी। बिल्कुल, और आपको बधाई कि आपकी जो ज़बरदस्त डेटा रीडिंग है उसने पिछले 3 दिनों में बिल्कुल धमाल मचा रखा है। लोग बिल्कुल बाग हुए जा रहे हैं आपके लिए। नहीं, ये आवाज़ के दर्शकों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जैसा हम लोग एनालाइज कर रहे थे एग्जैक्टली वैसा ही ऐसा हो रहा था। तो हमें लगता है कि अब लाइफ हाई के बाद ही रुकेंगे, जो भी ठंडा गुंडक होनी होगी। बैंक निफ्टी तो क्रॉस कर देगा नीरज जी, लेकिन आज बताओ नीरज जी, आज जिस सेक्टर ने ठान ली है कि मैं 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा हूं, वो है निफ्टी आईटी। मतलब ये बताओ, आई थिंक जो डेटा देख रहा हूं इस वक्त, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 3rd टाइम स्ट्राइक किया, और 3rd क्रिटिकल होता है और डिसाइसिव होता है। बिल्कुल, तीसरा टेक्निकल में बोलते हैं कि तीसरा जो भी होता है वो फिर बहुत ही डिसाइसिव और अंतिम होता है, और बिल्कुल वैसे दिख रहा हो। आईटी काफ़ी गिरावट भी हुई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी भी लाइफ हाई बना ही लेगा, 1 दिन 2 दिन और, कोई बात नहीं। लेकिन चलिए, बहुत ही शानदार तेजी, 300 पॉइंट की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी काम कर रहा है। 41,582 और 18,153 पे निफ्टी है। शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की हेडलाइंस क्या है। बाजार में बुल्स ने दिखाया दम, निफ्टी